हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शंस की। तो हमने बहुत सारी बातें की, बहुत बात हुई, इलेक्शंस भी हुए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई और पता नहीं कब बनती है। हो सकता है 2-4 दिन और लग जाए, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट होगी, तो उस पे भी हम बात करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। बट अभी कुछ अरसे में इंडिया के अंदर भी जनरल इलेक्शन होने वाला है। वैसे हमारे जनरल इलेक्शन और उनके जनरल इलेक्शन में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ जेनुइनली जनरल इलेक्शन होता है और उनके यहाँ जनरल इलेक्शन होता है। फिर मैंने कहा स्टार्ट मैं आपको बता दूँ। तो खैर एनीवे, वहाँ पे कांग्रेस को सुना है कि बड़ा एक मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ रहा, और लगता है ऐसे कि मोदी साहब जो है ना, जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है वो चूड़ी टाइट करने का ना, तो स्क्रूज मजीद टाइट कर रहे होते हैं। हर मतलब उसके इंटरनली हिंदुस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, तो उनके लिए मतलब फाइट करना और उनके लिए पॉलिटिक्स करना शायद ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही मुश्किल हो गया। खैर, इस हवाले से भी हमारी बात होगी। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस चल रही है दोहा कतर में, और यूनाइटेड नेशन ने इसको कंडक्ट करवाया हुआ है। और वो बात करें कि जी हिंदुस्तान के हवाले से क्या किया जाए और उनकी एंगेजमेंट्स और ये सारी चीज़ें क्या अहमियत है, क्योंकि अफगानिस्तान लास्ट 4-5 डिकेड से जंग जदल में रहा। अब ठीक है, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे कंसर्न्स है दुनिया भर के कंट्रीज के। तो उस हवाले से भी हमारी बात होगी और उस चीज़ की भी कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ तो उस चीज़ के ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश टैंकर को निशाना बनाया है जो इंडिया की तरफ जा रहा था। उस हवाले से भी बात होगी। और बात करने के लिए आप सबके जाने पहचाने हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, खैर रागली आपको। थैंक यू वेरी मच, एंड आपको भी पखैर रागले कहते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के हवाले से। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बल्कि काफी पुरानी पार्टी है। मैं ये कहूंगा पार्टीशन से पहले की पार्टी है। बट ऐसा लग रहा है कि उनके लिए बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल है। पॉलिटिक्स लाजमी सी बात है, वो एक बड़ी पार्टी अब भी है, लेकिन अब उस तरह की फैन फॉलोइंग शायद खो बैठी है। पॉलिसीज का कहें या मोदी साहब के विजन की बात कहें, जो भी कहें आप, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं, बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। क्या हुआ है कि बिल्कुल ही जो है ना, दिन ब दिन कॉर्नर इनकी पॉलिसीज का फर्क है कि लोग इनसे मतलब हट रहे हैं, और बीजेपी या फिर मोदी साहब जहां पे बीजेपी के क्योंकि लीडर्स में से हैं, तो वहां पे लोग जा रहे हैं। हो क्या रहा है? देखिए फकर भाई, दो प्रॉब्लम है। एक तो जो 2014 में हुआ, जी। वो एक टेक्टोनिक शिफ्ट था जिसकी सही रीडिंग कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि ये फ्लूक है, और उसका सर उन्होंने इसका जो ठीकरा था वो फोड़ना शुरू किया। कोई अंधभक्त है, कोई कुछ है, कोई हिंदुत्व फोर्सेस है, कोई कुछ है। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस करके उन्होंने रीजन बताया कि मोदी के पास पैसा बहुत है, मोदी जो है वो मार्केटिंग अच्छी करता है, मोदी जी। जो है वो मतलब दे हैड ऑल द सुपरफिशियल एनालिसिस। मगर वो जो एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, जो लोग अपने आप को असर्ट करना चाह रहे हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाह रहे हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करने को तैयार नहीं है। अभी भी आज भी उनका आइडिया ऑफ इंडिया जो है, वो उस आइडिया ऑफ इंडिया से अब कोई रेजोनेट करने को तैयार नहीं है। जी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 0% है। जो जो इस आइडिया ऑफ इंडिया का वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 10-15-20% लोग उसके हमेशा रहेंगे, उससे रेजोनेट करने वाले या उसको अग्री करने वाले। तो डेमोक्रेसी है तो उसकी जगह तो रहेगी। मगर ये कहिए कि अगर मोदी जी की आप देखते हैं मॉर्निंग कंसल्टेंट में जो रेटिंग आ रही है फकर भाई, वो लगातार 70+ जा रही है। जी। तो इसका मतलब है कि 70% लोग मोदी को अप्रूव करें, भले वो वोट करें ना करें। आप समझ रहे हैं ना? तो जी। पॉइंट ये कि अब कांग्रेस पार्टी को पहले जो चीज करनी होगी वो है कि दे हैव टू गेट देयर, जिसे कह लीजिए क्या कहते हैं उसको, आइडिया राइट। उनका जो जो आइडियोलॉजी है वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं इंडिया के लिए। वो जी। अगर इंडिया की ऐसी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहते हैं जिसके साथ कॉमन आदमी नहीं खड़ा होना चाहता, वो इंडिया को यूनाइटेड देखना चाहता है, वो अपनी कल्चर को प्राउड से देखना चाहता है,
वो चाहता है कि अगर हमारे एक आइडेंटिटी है तो उस पे हमें प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन और प्रमोशन का हमें हक मिले। 1947 से इंडिया में जो हिंदुइज्म को मेजोरिटेरियनिज्म कह के उसको हमेशा जो है ना दीवार से लगाए रखा। अब लोग नहीं तैयार हैं इसके लिए। पीपल आर सेइंग इनफ इज इनफ, हमारी गलती नहीं है ये कि सिर्फ हमको ही गलती में मानो। तो दिस इज व्हाट कांग्रेस इज डूइंग। कांग्रेस नीड्स टू revisit ideology। एक तो ये नंबर वन है, they have to revisit their idea of India which has not been resonating with people anymore। दूसरा कि कुछ कांग्रेस चूंकि क्राइसिस है तो अपॉर्चुनिस्ट जो हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो बहुत ज्यादा सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। 10 साल हो गया भाई, बिल्कुल। आप 10 साल से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन अगर जीत नहीं पाए या आपको कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिली, तो ये लोग तो देख रहे हैं यार कि अब कुछ मिल नहीं रहा है। और ये बात तो तय है कि 2024 का इलेक्शन तो मोदी जी जीतेंगे ही जीतेंगे। 2029 और 2034 भी डन डील है कि भैया वो भी मोदी जी को ही जीतना है, जो भी उस समय बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है। हालांकि 10-15 साल तो बीजेपी का रूल होगा, इसमें कोई शक नहीं। मेजोरिटी थिन एंड वेपर थिन हो जाए वो एक अलग बात है। सो आई गेट, दोनों क्राइसिस है। लोग जब आप कमजोर होते हैं फखर भाई, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिस्ट आपको छोड़ के भागते हैं। तो अब लोगों ने 5 साल देखा, 10 साल देखा, उसके बाद भी कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिख नहीं रही है। इंडिया अलायंस बना, वो मुश्किल से, वो जिस दिन बना उसी दिन टूट गया। एक तो उसके साथ ये प्रॉब्लम थी। सो अपोजिशन हैज वेन्ड अवे, कोई बचा ही नहीं अपोजिशन में, नो वन इज इन द अपोजिशन। तो लोगों ने कहा कि भैया मौका यही है, पाला बदल लो और चल लो बीजेपी की तरफ। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे लोग हर जगह पे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं मौसम वैज्ञानिक। उनको मौसम समझ में आ जाता है, किधर चलना है उधर चल लो। तो अब मौसम वैज्ञानिक काम पे जुट गए अपने, आप समझ रहे हैं ना। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आप बिल्कुल आपने एक बात की कि 2024 भी है, 2029 भी है और 2034 भी है। मतलब वहां पे लोग ये तय कर बैठे हैं कि भाई बस हमें यही बंदा चाहिए था, शायद हम इसको ढूंढ रहे थे और अब हमें ये मिल गया ये बंदा मोदी साहब की शेप में या फिर बाकी जो लोग और भी लीडर्स हैं पार्टी में, लेकिन लीड इस वक्त तो वो आदमी कर रहे हैं। यस, देखिए बीजेपी का अगर 37-38% वोट है तो उसमें से अनडाउटेडली जो 30% वोट है वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे आता है। मैं खुद भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे वोट देता हूं भाई। कल को अगर कोई वैसा लीडर ना दिखे मुझे बीजेपी में, तो और मुझे कोई दूसरा अच्छा लीडर दिखे, जैसे जब केजरीवाल साहब शुरू में आए थे तो मैं बड़ा उनका फैन था और मैं बीजेपी की जगह लोगों से कह रहा था कि भाई केजरीवाल जी को चांस दीजिए, बिकॉज मुझे केजरीवाल जी एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट दिख रहे थे। जो वो बातें कह रहे थे मुझे समझ में आती थी। दैट शोज कि मेरा पॉलिटिकल एक्यूमेंट कितना बुरा था। बट हैविंग सेड दैट, आदमी अपनी लॉयल्टी चेंज कर लेता है अगर अच्छे लॉयर, अच्छे अगर नेता आ जाए, बिकॉज अल्टीमेटली लॉयल्टी इंडिया के साथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है पर से, ठीक है ना। तो लेकिन आज के डेट में जब तक बीजेपी है तो कोई फैक्टर, कोई मैच है ही नहीं। लोगों को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना क्या है, कुछ नहीं। जो मेन उनका प्रॉब्लम होता है वो तो तालुका लेवल पे सॉल्व हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व हो जाता है। मोदी जी को तो वो देखना चाहते हैं कि अरे पुतिन से गले मिल रहे हैं, अरे वो अमेरिका के प्रधानमंत्री पीछे से ठोक के बुलाया इनको, और देखो पाकिस्तान वाले को नहीं बुलाया, वो उसमें कुछ है। सही कह रहे हैं, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो उसको वो चीजें मजा देती है, उसको कोई मतलब ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसका कोई लेने देना नहीं होता है अपनी डे टू डे लाइफ में, अनलेस अनटिल कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो। उसका कोई नहीं, उसको ये लगता है कि यार अब गोवा में मैं बैठा हूँ, गोवा का साधारण कोंकणी है, वो देखता है यार वो देखो वो ऐसे बुलाए उसको, पुतिन बोल रहा है मोदी बड़ा आदमी है, हमारी शान हो रही है, अच्छा देखो हमारा झंडा वहां लहरा रहा है। इसमें आदमी जो है वो फिर कहता है भाई, उसके बाद अंदर से भी देख रहा है। अब जैसे मैं बनारस का हूँ, जो डेवलपमेंट मैंने देखा, राम मंदिर का बन जाना, आर्टिकल 370 का हट जाना, तो आदमी कह रहा है यार अब क्या चाहिए आपको इससे, अब आपको कुछ नहीं है। प्लस मतलब मैंने देखा 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाना, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है भाई। तो द मैन हैज बीन डिलीवरिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, तो लोगों को उसमें मजा आता है मोदी जी से। मतलब ये इमेजिन करना कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मोदी जी नहीं होंगे, सोच के डर लगता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ओके, बहुत बड़ी बात है वैसे ये बात आपकी, काफी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है, तो वो इमरान खान जेल में था लेकिन फिर भी लोगों ने उसको वोट किया। ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है और आपसे मैं एग्री करता हूँ कि मोदी साहब एक बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो खैर
किसी को भी शक नहीं है, पहले शायद होता होगा, अब तो किसी को भी शक नहीं है, वो इवन पाकिस्तानियों को नहीं है, तो मेरा ख्याल हिंदुस्तान के लोगों को तो हो ही नहीं सकता कि वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो हम कहते थे कि पता नहीं क्या ये पॉलिटिकल इन्होंने स्लोगन बनाया हुआ, मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन वाकई में अब जब वो मोदी है तो चीजें मुमकिन है भाई, वाकई में मोदी है। में कि अब जो उनकी चीजें आती हैं, वो कतर का मामला हो, वो हाँ। यूरोप के साथ हो, रशिया के साथ हो, इंटरनेशनली जब हम इन चीजों को देख रहे होते हैं तो अंदाजा होता है कि नहीं, वो वैसे नहीं था, वो सिर्फ नारा नहीं था, एक स्लोगन वैसे नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी और है, और वो करके दिखा रहा है वो आदमी, इसलिए हमारे यहाँ कहते थे जुमला जुमला। जुमला, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं संटन। तो अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। पूरी दुनिया के कंसर्न्स हैं, यूनाइटेड नेशन ने दोहा में अफगान तालिबान को बुलाया, और अफगान तालिबान ने खैर उससे एक दिन पहले एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि भाई हमें कोई ज्यादा मतलब फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा इस चीजों से। गालिबन उनको पहले से पता है कि हमें बताएंगे कि भाई फीमेल एजुकेशन क्यों नहीं है, या फिर ह्यूमन राइट्स के हालात क्यों खराब है, इस तरह की चीजें उनको गालिबन पता है कि ये चीजें, ये सवालात, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन अगर ये चीज कर रहा है, और हमने देखा कि चाइनीज प्रेसिडेंट मिला उनके जो एम्बेसडर थे बीजिंग में लास्ट मंथ, वो चीज भी हमें देखने को मिली। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ हालात चेंज हो रहे हैं? मतलब चीन भी एक बड़ा मुल्क है, और यूनाइटेड नेशन अगर वहां पे वो कर रहा है, और बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, पाकिस्तान भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए, अफगानिस्तान में जो मैं देख रहा था अभी, अगर भाई 4 करोड़ लोग हैं और उसमें से 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, दुनिया ऐसे नहीं छोड़ सकती। एक पॉलिटिकल आपका डिस्प्यूट हो सकता है तालिबान के साथ कि तालिबान की जो गवर्नेंस फिलॉसफी है वो क्या है, मगर आप अगर ट्रेड एम्बार्गो लगा रहे हो, आप सारे एम्बार्गो लगा रहे हो, तो अल्टीमेटली तो वो जनता वो है ना, उसके खाने के पैसे नहीं, बिकॉज ये तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है ना। तो वैसे ही अफगानिस्तान, उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। यू कांट लीव दीज पीपल आउट, ठीक है ना। आपको एक वे आउट तो करना पड़ेगा कि जो कम से कम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो फूड क्राइसिस है, जो मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। अभी मैं आज डेटा देख रहा था एशियन डेवलपमेंट का, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि हर 1000 बच्चों पे 70-80 बच्चे बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के डेथ कर रहे हैं। दैट वर्ल्ड कैन नॉट लीव अफगानिस्तान, ठीक है ना। आपको को तालिबान से बात करनी पड़ेगी, जो और भी आपके पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो धीरे धीरे होंगे, लेकिन आप बाकी जो 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग, आधी जनता जो है वो बीपीएल है, वो बेचारे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। उनको तो आप रिस्पॉन्स करो ना। दुनिया में आपने ये क्यों बना रखे हैं फिर ये फूड ऑर्गेनाइजेशन और ये पता नहीं क्या क्या, एफएओ और यूएनएफओ, पता नहीं क्या, फायदा क्या इनका if they're not able to deliver in अफगानिस्तान। आप लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ दोगे। आपने उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, आपने उनके और भी चीजें फ्रीज की हुई हैं। भाई अल्टीमेटली तालिबान इज अ रियलिटी, आपको मानना पड़ेगा ये बात। तालिबान के साथ और भी चीजें आप उसको और तरीके से नेगोशिएट कर सकते हो, जो आप चाहते हो, जो वो ह्यूमन राइट्स के प्रति अपनी उनसे आप कमिटमेंट चाहते हो, वो सब तब होंगी जब ह्यूमन तो बचेंगे वहां पे। तो बेसिक तो कम से कम पहुंचाओ ना। जो यूएन की जो रिलीफ वो है, मतलब पॉलिसीज है, वो तो रीच आउट करने दो आप। तो अब जैसे इंडिया जो कर रहा है और जो देश भी कर रहे होंगे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जरूरत पड़ रही है तो फिर दे दो फिर दे दो, ऐसे तो वो हमेशा क्राइसिस में रहेगा। इकोनॉमी को तो खड़ा करना होगा आपको ना भाई। अगर 49% लोग पॉवर्टी में हैं, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज ही नहीं है। तो आपको इकोनॉमी तो स्टार्ट करनी होगी कहीं से ना। तो यू हैव टू सिट एंड एंगेज विद, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। यू कांट लीव दीज पीपल जस्ट लाइक दैट, यू हैव टू हैव सेंसिटिविटी। वरना तो ये मतलब अफगानिस्तान विल स्लिप इनटू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। वो एक तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद ड्रग्स की एडिक्शन बढ़ जाएगी लोगों के अंदर, और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स के साथ, वो सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। That's what I'm saying कि दोहा में एक सीरियस रोड मैप तैयार करें, जो इस रीजन के रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं। सारी दुनिया से हम नहीं कह सकते कि भाई वो आके अफगानिस्तान की हेल्प करे, लेकिन इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये लोग बैठे हैं, एंड देन दे मस्ट हैव अ रोड मैप कि क्या करना है अफगानिस्तान में। एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे सबकी एक कमिटमेंट हो कि भाई वी हैव टू
क्रिएट बेसिक इकोनॉमी जहां के लोग जो हैं वो अपनी गुजर बजर जो है वो पॉवर्टी से ऊपर आ जाएं, थोड़ा ऊपर आ जाएं कम से कम, और एक कंफर्टेबल लाइफ तो जी ले, अगर वो बहुत लेविश लाइफ नहीं जी रहे। मगर आप खुद सोचिए 50% ऑफ द पीपल बीपीएल, मतलब वो एक दिन में $2 नहीं खरीद पा रहे, $100 खर्च करने की उनकी पावर नहीं है, ब्रेड्स नहीं है, वो नहीं है, उनकी क्या गलती है? आपको यू हैव टू एंगेज विद देम। सो आई थिंक कि यूएन जो करे सो करे, लेकिन इस एरिया के, इस कंट्री, इस रीजन के जो कंट्रीज है जिम्मेदार, दोज हु क्लेम टू बी द रिच कंट्रीज, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, उनको बैठना पड़ेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, शंघाई कोऑपरेशन को ले साथ में, जी। एंड देन फाइंड आउट अ वे आउट। यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसको दिन चलेगा, आपको ये तो आ तो रही रहा है, गई इज अ पास्ट, अशरफ गनी साहब सॉरी, एक पास्ट हो चुके हैं, ही इज नॉट कमिंग बैक, लेट्स एक्सेप्ट इट। तो आपको जो डील करनी है, आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देकर भी तालिबान के साथ ही आपको एंगेज करना है। आज नहीं करोगे, 10 साल बाद करोगे, 2 साल बाद करोगे, बट तालिबान इज अ रियलिटी एंड हियर टू स्टे, लेट्स एक्सेप्ट इट। सो मैं ये कह रहा हूं कि भैया लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन होने दो, इकोनॉमी को कम से कम रन करने दो। अगर 50% लोग पॉवर्टी, इसका मतलब इकोनॉमी नाम की चीज ही नहीं है देश में, देयर इज नथिंग कॉल्ड इकोनॉमिक्स इन दैट कंट्री। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर द ह्यूमैनिटी सेक। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, एक चीज आप बात कर रहे हैं कि इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया कर सकता है, मतलब ये 4-5 कंट्रीज, और इनका रोल रहा भी है। मैं ये नहीं कहता कि पहले इनका रोल नहीं रहा, काफी हद तक रहा है। वहां पे डेवलपमेंट्स के काम इनके फंड से हुए, बहुत कुछ हुआ है। तो एक ये चीज कि अगर इनके साथ बैठा जाए, वैसे दिल्ली ने भी 1-2 कॉन्फ्रेंसेस तो होस्ट की हैं अफगानिस्तान के हवाले से, फिर ईरान में जो तेहरान में कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे इंडिया मौजूद था, रशिया मॉस्को में भी था। इस तरह की बहुत सारी चीजों में हमने देखा। तो इस तरह की कोई डील उनके साथ हो सकती है कि लोग, मतलब ये 4-5 कंट्रीज जो हम नाम ले रहे हैं, उनको कहें कि ठीक है, आपकी हम रिकॉग्निशन भी करते हैं और आपके साथ हम अमेरिका के ऊपर भी कोशिश करेंगे कि हम उनको इस बात पे एग्री करें कि आपका ये सारा कुछ ओपन कर दें, लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपको कोई इस तरह की होप्स हैं, या नहीं बस ठीक है एक हठधर्मी नजर आ रही है आपको? हठधर्मी है तो इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए कोई कंट्री अकेले नहीं करेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि एटलीस्ट एक ये डर होगा कि वो फिर लेफ्ट आउट हो जाए। मान लीजिए इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस, जिसे हम इंटरनेशनल लॉ में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्निशन, दो क्लेम है गवर्नमेंट के। एक कोई सेंट्रल एशिया में बैठे हुए जो अशरफ गनी साहब और उनके जो डेप्यूटी थे अमरुल्लाह साले साहब, उनकी क्लेम है, और दूसरी जो तालिबान की क्लेम है। तालिबान डिफैक्टो गवर्नमेंट है, लेट्स एक्सेप्ट इट। सो दुनिया इसलिए नहीं रिकॉग्नाइज कर, इवन चाइना जैसा कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि दे आर फीलिंग टू बी लेफ्ट आउट। डेमोक्रेसी की जो फोर्सेज है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन चाहती है, उनका ये कहना है कि तालिबान ने जिस तरीके से फोर्स को यूज करके डिसलॉज किया है गवर्नमेंट को, वो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वी आर गोइंग टू मेक देम फील द प्रेशर, जिसको कहते हैं आप, वो कि हम उनको इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ा देंगे कि उनको ये आइडिया हो कि वो जो किए हैं वो ठीक नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये करने के लिए तभी पॉसिबिलिटी बचेगी जब वहां पे इंसान बचेंगे, क्योंकि आपकी जो वहां की हालत है, उस कंट्री के इंटरनल रिपोर्ट नहीं आते कि मेडिकल कंडीशन, इट हैज बिकम नॉर्थ कोरिया फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस। भाई नॉर्थ कोरिया में भी लोग हैं जिंदा, लेकिन कहते हैं कि उनको 2 समय का खाना नहीं मिल पाता, लोग हड्डी हो गए, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो पॉइंट ये है कि आपको इसका वे आउट तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो आप करें। अब इसका एक ही है बॉडी, यूएन का रिजोल्यूशन के थ्रू में ही कुछ होगा, क्योंकि तब जो है उसको एक लेजिटिमेसी मिलेगी। अकेले कंट्रीज करने से शाई ऑफ करेंगे, क्योंकि जब चाइना नहीं कर रहा है, ऑफ ऑल द कंट्रीज चाइना, वरना चाइना को तो खड़े हो जाना चाहिए, वी रिकॉग्नाइज तालिबान। बट चूंकि चाइना के जिंजियांग प्रोविंस वाला प्रॉब्लम है, और अफगानिस्तान से उनका वो एक जो बॉर्डर वाला कनेक्शन है, वो शायद इसलिए नहीं करना चाहते। तो यूएन को इसमें आना पड़ेगा, एक जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल या इकोसॉक का ही रिजोल्यूशन पास करवा दें, जिसमें ये कहें कि भाई सारी कंट्रीज मिलके जो मिनिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो शुरू करो यार। लोगों को आप भूखा तो नहीं छोड़ दोगे ना, लोगों को बच्चों के पास शिक्षा नहीं है। आप सोचिए अगर 100 के आसपास बच्चे पैदा होते मर जा रहे हैं 1000 में, 10% मोर्टेलिटी रेट है आज के समय में, जहां की 6-7% होती है। तो दैट शोज की वो, और फिर आप पढ़ाई नहीं होगी, लिखाई नहीं होगी, स्कूल नहीं होंगे, कॉलेज होंगे, तो वो बच्चों के दिमाग में क्या होगा, ये हमारे और आपके लिए कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है फखर भाई। आई थिंक यूएन मस्ट स्टेप इन, इकोसॉक मस्ट स्टेप इन, और बेयर मिनिमम जो एक पॉलिसी जो उनका ये है कि भाई इतनी इकोनॉमिक इनकी वो जो जीडीपी है,
इसका इतना परसेंटेज दुनिया कंट्रीब्यूट करे, फूड के फॉर्म में करे, मेडिकल उसमें फॉर्म में करे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉर्म में करे, लोग जाकर के जो बेसिक जो है कम से कम एमिनिटीज करे। इंडिया को भी मैं चाहूंगा कि वो अपना जो कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है शुरू करे। हालांकि तालिबान बार बार कह रहा है कि आप आइए और शुरू कीजिए, बट वही है, कोई डर के कर नहीं रहा है, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक हैज बिकम वेरी रिजिड कि नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो तालिबान को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने चाहिए, दे दो यार लड़कियों को पढ़ने स्कूल में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल। इससे तुम्हारा क्या चला जाएगा? आखिर बाकी लोग तो पढ़ा ही रहे ना, सऊदिया भी दे दिया। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, भाई जब लोग रहेंगे तब तो लागू कर पाओगे कुछ, जब लोग ही नहीं रहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक अच्छा, बोथ द पार्टीज मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड जी, बट आई राइट, पिटी फॉर पीपल ऑफ अफगानिस्तान, आई लव देम, वेरी नाइस पीपल, नहीं होना चाहिए उनके साथ ऐसा। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में थोड़ा-सा उसी की बात करते हैं। मिडल ईस्ट में सिचुएशन उसकी वजह से अभी 1-2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि जी क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी इसकी वजह से फ्लक्चुएट कर रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। बाकी चीज़ों का भी, क्योंकि सारा सिस्टम वहीं से चल रहा होता है। कहीं से भी हम कोई चीज़ या आप या कोई और कंट्री, यहाँ से हम भिजवाते हैं, आप भिजवाते हैं, हम मंगवाते हैं, आप मंगवाते हैं, तो वहीं से गुजर होता है। लेकिन हमले हो रहे हैं, क्या आप मतलब ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, यूएस, क्या चक्कर क्या है कि मतलब प्रॉब्लम तो हम लोग ही फेस कर रहे हैं, पहले भी की और अब भी कर रहे हैं। देखिए, चूंकि इतने ज्यादा हॉटस्पॉट्स हैं वेस्ट एशिया में इस समय, इतने ज्यादा हॉटस्पॉट है कि कोई एक फोकल पॉइंट ही नहीं है। आई थिंक राइट, अफगानिस्तान तो कोई उनके प्रायोरिटी में कहीं आता ही नहीं है। उनका प्रायोरिटी तो अभी यमन है, उनकी प्रायोरिटी इजराइल है, पैलेस्टाइन है। आई मीन क्या उनके हाथों में प्रॉब्लम कम है? ईरान और सऊदी अरेबिया है। आई मीन दे हैव सो मच इन देयर हैंड्स। अभी मैं देख रहा हूँ कि चूंकि प्रिंस सलमान साहब के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि यूएस के साथ उनका जो है मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, जो कि उनकी गवर्नमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करे, उनको प्रोटेक्ट करे। उसका रीजन है कि जो वो स्टेप्स ले रहे हैं वो आसान स्टेप्स तो नहीं है फकर भाई, हम आप जानते जी हैं। बिल्कुल, सही कह तो रहे हैं। उनको जो रिवॉर्ड, ही वुड आल्सो लाइक टू बी अश्योर्ड ना भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अश्योरेंस तो चाहिए ना कि भाई मैं जब राजा बन के मेंटेन कर पाऊं जो मैं करना चाह रहा हूं, वो करने के लिए मुझे राजा तो मेरे रहना पड़ेगा ना। तो इफ ही वांट्स ऑल दैट, तो अफगानिस्तान उनके सिस्टम में तो कहीं नहीं आएगा। और जो ये ट्रेड रूट की बात है, ये ट्रेड रूट आई मीन ओवरऑल तो ओपन है, कोई उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वेस्ट एशियन कंट्रीज तो लगाती नहीं है। अब हुतीज और ये जो हैं ये आई मीन आपको डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा भाई, 1-2 मिसाइल मार दिए, 2-3 इधर मार दिए, ऐसे तो होगा नहीं। आई थिंक कंट्रीज आर शाइंग अवे कि दे आर नॉट रेडी टू इंटरवीन। अब मेरे ख्याल से अमेरिका ने तो इतनी अपनी हाथ जला लिया है कि इंटरवीन तो वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन है कि फिर हु विल बेल दिस कैट। तो वो मेरे ख्याल से सऊदिया या ये लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे, एक बार ये रोड मैप फाइनल हो जाए कि पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसको रोको पहले। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज अदरवाइज कोई भी अरेबिक कंट्रीज जो है वो अभी किसी भी कंट्री के साथ डील नहीं कर पाएगी, अपने लोगों को वो बेच नहीं पाएंगे जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, जो इजराइल अब तक कर रहा है। आई थिंक इजराइल ऑल्सो शुड स्टॉप इट। डिस्प्रपोर्शनेट हो गया भैया ये, अब ना यू हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। सबको तो मार नहीं दोगे, ठीक है या ना, तो आपको अब सोल्यूशन करना पड़ेगा। अमेरिका को भी अब कहना पड़ेगा भाई अब रोके, अब आप। इट मे साउंड वेरी बैड टू सम पीपल बट आई थिंक इनफ। उन्होंने 1200 मारे, बहुत गंदा काम किया, बर्बरियत की, कंडेमनेबल है, लेकिन अब आप 1200 के बदले में 12 लाख तो नहीं मारोगे। सही, तो आई वुड से दैट इट नीड्स टू स्टॉप, बिकॉज कि सारा कुछ उसी पर रुका हुआ है। मैं कह रहा हूं कल पैलेस्टाइन में शांति हो, आप देखिए इस एरिया में यूं डेवलपमेंट होंगे, बिकॉज मोहम्मद बिन सलमान साहब इज रेडी टू टेक जिसे कह या लीजिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। द मैन एग्री, इज रेडी एंड द मैन हैज गट्स आल्सो। या तो बट वो है कि अब आपने उनके सारे प्रोग्राम पे पानी फेर रखा है। तो आई थिंक अमेरिका हैज टू टॉक टू इजराइल, और जब वो खुलेगा रास्ता ना, उस रास्ते से सारे रास्ते खुल जाएंगे। जैसे वहां पे थोड़ी सी पीस आती है, नॉर्मलसी आती है, बात आगे बढ़ेगी। सो बिल्कुल सही। इजराइल इज द क्री कार्ड नाउ एंड पैलेस्टाइन। ओके, बिल्कुल सही है। एंड मेरे ख्याल अब इसको ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर का ये स्टार्ट हुआ है और अभी फरवरी आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। तो मेरे ख्याल में बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत सारी इंसानी जानें गई हैं और मज़ीद जा रही हैं, क्योंकि अगर रुकेंगे नहीं तो फिर इंसानी जानों ने जाना है। और सबसे बढ़कर वहाँ पे इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और इधर दुनिया का मतलब एक 3rd-4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। इन सब का जो
चीज़ों का आना-जाना इसी रास्ते से हो रहा है, इम्पोर्ट भी और एक्सपोर्ट्स भी। तो उसका भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हमले होते हैं तो फिर आपका जो शिप्स होती हैं उनके लिए इंश्योरेंस और ये चीज़ें बड़ा एक टफ सिचुएशन है, जो लोग इनको जानते हैं उनको ये पता है। खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फखर भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब।